बाजार में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है, एक अच्छी रैली देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर हम देखें तो एक तेजी का तूफान सा आ गया है। लेकिन ऐसे वक्त में आप इन्वेस्ट कहां करें, किन शेयरों में और किन सेक्टर्स में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और इन्वेस्ट करके पैसे कमाएं, ये सारी चीजें समझाने के लिए आज हमारे साथ एक जाने माने मार्केट के गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं गौरांग शाह, जो हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के। सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ दिन। मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं वो काफी तेजी दिखा चुके हैं अब तक, तो अब क्या इन शेयरों में अभी और तेजी बची है, या इस वक्त जब मार्केट लाइफ हाइज के करीब हैं तो हमें फोकस कर लेना चाहिए, लार्ज कैप शेयरों पर चले जाना चाहिए, जो स्टेबल बिजनेस है उनकी तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, छोटे सूचकांक और छोटे शेयरों में दिक्कत यह है कि वो शेयर के दाम आगे पहले चले जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ पहले चले जाते हैं, नतीजे बाद में आते हैं उसको फॉलो अप करने के लिए या उस पर। और कई बार हमने देखा है कि छोटे मझौले शेयर जो है, कंपनियां जो है, वहां पर जो नतीजे आते हैं वो साल में 4 तिमाहियां होती है नतीजों की। 1 तिमाही अच्छे आते हैं और फिर 3 तिमाही मायूस कर देते हैं और फिर वो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, खास करके जो छोटी सूचकांक या फिर जो छोटे शेयर है उसमें मेरे ख्याल से सावधानी बरतनी चाहिए। मझौली सूचकांक यानी कि मिड कैप जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो कंपनियां हैं वहां पर क्षेत्र के आधार पर आप बिल्कुल अपना निवेश बना करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और एनबीएफसी, आईटी क्षेत्र है, ऑटो है, सीमेंट है, एफएमसीजी है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल से जुड़े हुए, कारोबार से जुड़े हुए शेयर है, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, पावर जनरेशन, रेलवे से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है, वहां पर आप बिल्कुल अपना निवेश बढ़ा करके रख सकते हैं। और जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े मूल्यांकन बढ़ चुके हैं, तो वहां पर स्वाभाविक है छोटी और मझौली सूचकांक में थोड़ा बहुत मुनाफा समेट करके अगर आप दिग्गज शेयरों पर ध्यान देते हैं तो ये मेरे ख्याल से उचित रणनीति होगी। जी सर, आपने रेलवे शेयरों का जिक्र किया, तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। आईआरएफसी और आरबीआईएनएल जैसे जितने रेलवे के जुड़े शेयर हैं, G20 समिट में एक इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात हुई है। तो ये ओवरऑल रेलवे सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव है, और क्या ये रैली जो है रेलवे शेयरों की अभी और चलेगी, अभी और आगे तेजी देखने को मिलेगी? G20 में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सरकार के तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से जो भारतीय रेल की छवि है उसमें जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है उस पर मेरे ख्याल से आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जो गति है वो बढ़ाने की बात की है। रेलवेज को आधुनिकरण, रेलवे स्टेशन को आधुनिकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करने की बात करिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की है। रेलवेज के जो कोचेज होते थे पहले, उसमें लाइट कोचेज को ला करके ऑल आरामदायक बनाने की बात करिए। और जहां तक सेफ्टी का सवाल है वहां पर भी मेरे ख्याल से बहुत बड़े कदम उठाए। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से 3-4 साल पहले डिफेंस में परिवर्तन हुआ था सरकार के तरफ से, एफडीआई इन डिफेंस, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उन सब नीतियों के तहत आप देखिए डिफेंस ने कैसा शानदार रुझान दिया पिछले साल से, और लगातार अभी भी आगे जा रहे हैं। उसी तरीके से हमें लग रहा है कि रेलवे क्षेत्र के स्टॉक्स भी आने वाले समय में उसी रुझान के साथ आपको आकर्षित दिखेंगे। और इसके साथ साथ हमें लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण यानी कि पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो फिर सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। जी सर, एक सेक्टर जो है वो काफी, अगर कहें तो साइलेंटली चढ़ गया बहुत तेजी से, शुगर सेक्टर में हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में कई शेयर तो 20% तक ऊपर चढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स मानसून की एक परेशानी है जिसकी वजह से शायद एक आशंका दिख रही है, लेकिन इस ओवरऑल सेक्टर में करना क्या है आगे, क्योंकि शेयर काफी चढ़ चुके हैं। अगर इस वक्त किसी को खरीदना है तो शुगर सेक्टर में जाना चाहिए, या अब रुक जाना चाहिए कि अब तेजी काफी आ चुकी है? देखिए, जितना ऊपर जाता है उतना ही धड़ाम से गिरता भी है शुगर सेक्टर। और दिक्कत की बात यह है कि बारिश की कमी को लेकर के हमारे भारतवर्ष में 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका मिलाकर के करीबन 50% से ज्यादा उत्पादन होता है गन्ने का। और गन्ने में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है उत्पादन करने में। और गन्ना उत्पादन कम होता है तो चीनी का उत्पादन कम होता है, और चीनी को उत्पादन कम होता है तो सरकार की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर के, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ, चीनी के साथ साथ, चीनी उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एथेनॉल बनता है, और एथेनॉल के दाम प्रति लीटर जो पिछले वर्ष थे वहां से काफी ऊपर गए।
इथेनॉल की जो मिलावट है या फिर ब्लेंडिंग जिसे हम कहते हैं, पेट्रोल और डीजल के साथ वो सर्वोच्च मात्रा में हो, ऐसा सरकार ने राय दी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। वो स्पेसिफिक टिप्पणी मैं नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है। चल चुके हैं तो हो सकता है उतनी तेजी से गिर भी सकते हैं। यही बेहतरीन है सर कि आप बहुत साफ तरीके से समझा देते हैं, इससे रिटेल निवेशकों का नुकसान होने से बच जाता है, ताकि वो एकदम बहाव में चलते हुए कहीं ऐसा ना करें कि खरीद के अपना नुकसान करा लें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आपने सेक्टर्स काफी सजेस्ट किए, लेकिन रिटेल को चाहिए कि आप सिर्फ 2 या 3 सेक्टर ऐसे बता दें जिनमें अगले 6 महीने के लिए उनको निवेश करके थोड़ा निश्चिंत बैठ जाना चाहिए कि हाँ 6 महीने ये वाले तो एकदम सेफ साइड है, यहाँ हम अपना आराम से निवेश कर सकते हैं। देखिए, सेफ तो कोई चीज शेयर बाजार में नहीं होती है। वो सिर्फ भारत के बाजार नहीं, किसी भी बाजार में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है। शेयर बाजार जहां पर भी हो सभी जोखिमों के अधीन होता है। और आपने कहा कि निवेश करके, तो निवेश करने के लिए समय सीमा 6 महीने की पर्याप्त नहीं होती है। अगर आपके पास बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप हमें पूछते हैं, तो हमें लग रहा है कि लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल, और जितना ज्यादा निवेशित रहे आप उतना ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का नाम लिया, जहां पर टाटा पावर, टोरेंट पावर जैसे शेयर हमें पसंद आते हैं, एनटीपीसी जैसे शेयर पसंद आते हैं। डिफेंस में बीईएल जैसी कंपनियां हैं जो हमें काफी अच्छी लगती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक सरकारी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये हमें अच्छी लगती है। बैंकिंग सेक्टर मैंने टिप्पणी करी कि काफी अच्छा रुझान आ सकता है, तो वहां पर छोटी जो बैंक्स है, मिसाल के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर फेडरल बैंक, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। और हमारा ये भी अनुमान है कि ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, जहां पर हमारी खरीदारी की राय अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों पर है, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पर है। तो ये जो क्षेत्र है मेरे ख्याल से अच्छे करने चाहिए, इंक्लूडिंग हमें लग रहा है आईटी सेक्टर भी काफी अच्छा रुझान लेकर के आएगा, जिस तरीके से डील साइन हो रही है। जी, आज समय की कमी है, लेकिन काफी कम समय में आपने कई सारी चीजें समझा दी सर, और सेक्टर्स भी आपने सजेस्ट कर दिए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आगे चलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए गौरांग सर।